एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सूरज सर पर चमक रहा था। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, लेकिन एयर कंडीशनड कार में गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। शारिक स्टीयरिंग संभाले हुए था। नौलखा उसके साथ पैसेंजर सीट पर था और समीना पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसने सीट की पुश्त से टेक लगा रखी थी और कदरे नीम दराज पोजीशन में थी। मुल्तान रोड पर यतीम खाने के चौक से जरा आगे ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों के हॉर्नों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाज गाड़ियां बगली रास्तों से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिससे अतराफ के रास्ते भी बंद हो चुके थे। शारिक ने गाड़ी रोक ली थी। नौलखे ने अपनी तरफ का शीशा उतारकर एक रेड़े वाले से पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ ट्रैफिक क्यों जाम हो रहा है? रेड़े वाले ने बताया, एक्सीडेंट हो गया है जी। साहिवाल से आने वाली बस ने उधर से जाने वाली एक कार को कुचल दिया है। सुना है 6-7 बंदे मरे हैं। नौलखे ने शीशा बंद कर दिया और इधर उधर खड़ी हुई गाड़ियों को देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रैफिक में हरकत पैदा हुई। गाड़ियां चींटी की रफ्तार से रेंगने लगी। अगर कोई सलीका और तौर तरीका इस्तेमाल किया जाता तो ट्रैफिक बहुत जल्द क्लियर हो सकता था, लेकिन हर शख्स पहले निकलने की कोशिश में था। बहरहाल खुदा खुदा करके उन्हें आगे निकलने का रास्ता मिला। वो नीले रंग की एक सनी निसान कार थी जो एक बस के सामने बुरी तरह कुचली हुई पड़ी थी। कार का अगला हिस्सा पिचका हुआ था जो बस के नीचे फंसा हुआ था। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बस सामने से आने वाली उस कार को टक्कर मारकर बहुत दूर तक घसीटती हुई ले आई थी। सड़क पर दूर तक खून फैला हुआ था। हुजूम से काफी आगे निकल आने के बाद शारिक ने सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे कार रोक ली। वहां भी 6 आदमी खड़े थे। शारिक ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा उतार लिया और एक आदमी को इशारे से बुलाकर पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? उस शख्स ने कहा, गलती न कार वाले की थी और न बस ड्राइवर की। नौलखा बोला, तो फिर टक्कर कैसे हो गई भाई? वो शख्स बोला, ये कार वाले शायद पिकनिक के लिए छांगा मांगा जा रहे थे। इनके साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी थे जो अपनी मोटरसाइकिलों को सड़क पर लहरा रहे थे। कभी वो कार के साथ आ जाते, कभी पीछे रह जाते और कभी मोटरसाइकिल लहराते हुए आगे निकल जाते। कार की रफ्तार भी खासी तेज थी और सामने से भी तेज रफ्तार बस आ रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार लहराता हुआ बस के सामने आ गया। बस के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की तो कार उसके सामने आ गई। एक खौफनाक धमाका हुआ और बस उस कार को कुचल कर घसीटती हुई दूर तक ले गई। शारिक ने पूछा, और वो मोटरसाइकिल सवार? उस शख्स ने कहा, हादसा होने के बाद वो एक लम्हे को रुके थे, फिर वो अपनी मोटरसाइकिलों को शहर की तरफ दौड़ा ले गए। शारिक बोला, तो गोया इसका ये मतलब हुआ कि ये हादसा उन मोटरसाइकिल सवारों की वजह से ही पेश आया। उस शख्स ने कहा, मैं तो यही कहूंगा जी, वो दोनों नौजवान भी कार वालों के साथ ही थे। मैं उन्हें रास्ते भर इसी तरह बदतमीजियां करते हुए देखता आया हूँ। शारिक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़के उनके साथ थे? उस शख्स ने दरख्त के नीचे खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया। बोला, मैं भी अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था जी। मैं ठोकर न्याज बेग में रहता हूँ। एक जरूरी काम से सुबह सवेरे शहर गया था और अब वापस आते हुए समनाबाद मोड़ से इन लोगों को देख रहा था। एक मोटरसाइकिल वाला कभी कार के साथ आकर कार की खिड़की पर हाथ रख देता और कार में बैठे हुए लोगों से बातें करने लगता। ये तो इत्तेफाक था कि यतीम खाने वाले मोड़ से मैं इन लोगों से जरा आगे निकल गया था और फिर मैंने धमाके की आवाज सुनी। अल्लाह माफ करे जी, बड़ा ही खौफनाक हादसा था। शारिक बोला, हाँ भाई, अल्लाह माफ करे। ये कहते हुए उसने खिड़की का शीशा चढ़ाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। समीना और नौलखा खामोश बैठे रहे थे। शारिक हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और बिलाखिर उसने गाड़ी दाईं तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। हॉर्न बजाने पर गेट गामे ने खोला। पहले तो वो सफेद टोयोटा देखकर हैरान हुआ, फिर शारिक और नौलखे को देखकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई और उसने फाटक पूरी तरह खोल दिया। शारिक ने गाड़ी अंदर ले जाकर दरख्तों के नीचे रोक दी और वो तीनों नीचे उतर आए। समीना तो इधर उधर टहलने लगी और नौलखा करीब ही बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। शारिक ने गामे की खैर-ओ-आफियत दरियाफ्त करने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा, राजू कहाँ है? गामा बोला, राजू 2-3 दिन से गायब है शारिक बाबू। उसके चेहरे पर यकदम परेशानी के तासुरात उभर आए। बोला, मैं तो खुद भी यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। शारिक चौंक गया, बोला, क्या मतलब? राजू कहाँ गायब है? गामा बोला, पता नहीं, पहले तो मैं समझा था कि शायद माझे गुज्जर के हाथ लग गया है, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जराए से तस्दीक कर ली है, वो माझा गुज्जर या उसके किसी आदमी के हाथ नहीं लगा। शारिक बोला, तो फिर वो कहाँ गायब हो सकता है?
गामे ने कहा, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, और धंधा कैसा है? गामे ने कहा, धंधा तो ठीक है, मैं तो कई रोज से यहाँ से बाहर नहीं गया। पहले राजू ने काम संभाल रखा था और जब से वो गायब हुआ है मौलवी हमीद काम संभाले हुए है। शारिक ने पूछा, तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? गामा बोला, मुजंग का थानेदार मेरे पीछे लग गया है। पता चला है कि माझे गुज्जर ने उसे कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया था। वो डेरे में आतिशजनी और 2 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में मुझे अंदर करना चाहता है। शारिक बोला, कौन 2 आदमी? गामे ने कहा, पुलिस के पास ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनके लिए उन्हें मुनासिब मुल्जिमों की तलाश होती है। ऐसे ही केस होंगे जिनमें वो थानेदार मुझे फिट करना चाहता है। शारिक ने कहा, तुमने हाजी अब्दुल्ला से बात नहीं की? गामे ने कहा, राजू के गायब होने के बाद मैं हाजी अब्दुल्ला के पास गया था मगर मुलाकात नहीं हो सकी। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, संभाल लूंगा सारा मामला। नौलखा बोला, ये देखो, हम तुम्हारे लिए कराची से क्या लाए हैं। उसने एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया, फिर बोला, कराची के तोहफे हैं, खुश हो जाओगे देख कर, और ये दूसरा थैला संभाल कर रखो, राजू के लिए है, वो आ जाए तो उसे दे देना। शारिक ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा, और क्या खबरें हैं? गामे ने कहा, तुम लोगों के बाद मैं कोई अच्छी खबरें जमा नहीं कर सका, खास तौर से नौलखे के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। नौलखे ने उसे घूरा, बोला, खुलकर बात करो। गामे ने कहा, तुम्हारे बहनोई का नाम नासिर अली है ना? नौलखा नासिर अली का नाम सुनकर चौंक गया, बोला, हाँ, क्या हुआ उसे? गामे ने कहा, उसे कत्ल कर दिया गया है। तुम लोगों के जाने के दूसरे दिन गुलबर्ग नहर से उसकी लाश मिली थी। पुलिस के कहने के मुताबिक उसे कई रोज पहले तशद्दुद करके लाश नहर में फेंक दी गई थी, जो पुल के दरमियान वाले सुतून के साथ अटक गई थी। उस रोज नहर में नहाते हुए चंद लड़के उस तरफ निकल गए तो लाश का पता चला। लाश बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन पत्तून की जेब से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड से उसे नासिर अली की हैसियत से शनाख्त किया गया। शनाख्ती कार्ड पर पता भी चुबुर्जी क्वार्टर्स का था। ये सब कुछ अखबार में छपा था, तस्वीर भी छपी थी। मैंने वो अखबार संभाल कर रखा हुआ है, अभी लेकर आता हूँ। गामा अंदर चला गया और नौलखा गुमसुम खड़ा रहा। शारिक ने उसे बाजू से पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद गामा कमरे से एक तह किया हुआ अखबार ले आया। अखबार कई रोज पुराना था। उसने अखबार सीधा करके वो सफा सामने कर दिया जिस पर लाश के बारे में खबर और तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर शनाख्ती कार्ड से ली गई थी और नौलखे को उसे पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो नासिर अली ही था। शारिक ने गामे से अखबार लेकर खबर पढ़ी। चंद लम्हे तस्वीर को देखता रहा, फिर उसने नौलखे के कंधे पर हाथ रख दिया, जो सर झुकाए बैठा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। शारिक उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, हौसला करो नौलखे। नौलखा एक झटके से उठते हुए बोला, ये उस गुज्जर के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारिक ने फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, बोला, हौसला करो नौलखे, ये काम गुज्जर का हो या किसी और का, हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। 1-2 दिन सब्र करो, मुझे इस केस के बारे में मालूमात हासिल कर लेने दो, फिर देखो क्या होता है। नौलखा रोते हुए बोला, मैं बहन कुलसूम को क्या मुंह दिखाऊंगा शारिक बाबू, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। न मैं उस रात समीना को लेकर वहां जाता और ना आज मेरी बहन को ये दिन देखना पड़ता। शारिक उसे तसल्ली देते हुए बोला, किस्मत का लिखा होकर रहता है नौलखे, इसमें गलती मेरी, तुम्हारी या किसी और की नहीं। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। नौलखे ने कहा, मैं अभी कुलसूम के घर जाना चाहता हूँ। शारिक ने कहा, अभी नहीं, तुम जानते हो कि समीना के बाप ने उसके इगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है और पुलिस को तुम्हारी तलाश है। इस तरह दिन की रोशनी में दंदनाते हुए वहां जाओगे तो धर ले जाओगे। शाम का अंधेरा फैलने दो, चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नौलखा दोबारा चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शारिक, समीना और गामा उसे तसल्ली देते रहे। फिर गामा मटके से पानी का गिलास भर कर ले आया और नौलखे को जबरदस्ती चंद घूंट पिला दिए। नौलखा बड़ी मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पा सका था। उस वक्त 2 बज चुके थे, खाने का वक्त हो चुका था। गामा खुद ही खाना तैयार किया करता था, लेकिन उस वक्त किसी का भी खाने का मूड नहीं बन रहा था। गामे ने चाय बना ली थी और कमरे में से 2-3 कुर्सियां भी निकाल ली थी। वो दरख्तों के नीचे ही बैठे रहे, जहां ताजा हवा अच्छी लग रही थी। समीना उनसे कदरे अलग थलग बैठी हुई थी। वो भी कुलसूम और नासिर अली ही के बारे में सोच रही थी। वो चंद घंटे ही तो उनके घर में रही थी, लेकिन इन्हीं चंद घंटों में समीना ने उनकी फितरत का अंदाजा लगा लिया था। वो दोनों बहुत शरीफ इंसान थे। समीना का ज्यादा वक्त चूंकि कुलसूम के साथ गुजरा था, इसलिए वो कुलसूम को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकी थी। इन चंद घंटों में कुलसूम ने हर लिहाज से उसका ख्याल रखा था। शारिक भी अपनी जगह बैठा यही सब कुछ सोच रहा था। उस रात जब नौलखा समीना को फैसलाबाद से लेकर आया था, वो नासिर अली के घर न जाता तो आज नासिर अली को भी अपनी जिंदगी से हाथ न धोने पड़ते। शारिक को यकीन था कि नासिर अली माझे गुज्जर ही की दरिंदगी का निशाना बना होगा। वो इंसान नहीं, जहरीला नाग था जो अब तक उसके कई आदमियों को डस चुका था।
माजा गुज्जर समीना के बाप के पास पहुंच गया। वो नासिर तक भी पहुंच गया होगा। उसे किसी तरह पता चल गया होगा कि नासिर अली नौलखे का रिश्तेदार है और वो नौलखे के बारे में जरूर जानता होगा। और जाहिर है नासिर नौलखे के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इस तरह नासिर उसके तशद्दुद का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। माजे गुज्जर ने उसकी लाश नहर में फिकवा दी। शारिक सोच रहा था कि अगर उनके जाने से पहले ही नासिर अली के कत्ल का इंकशाफ हो जाता तो वो माजे गुज्जर से उसका हिसाब बराबर करके ही जाता। लेकिन बहरहाल अब उसने तय कर लिया था कि माजे गुज्जर से नासिर अली के कत्ल का बदला जरूर लेगा। समीना कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगी थी। कुछ देर के बाद वो अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई और थोड़ी ही देर के बाद वो गहरी नींद सो रही थी। शारिक, नौलखा और गामा दरख्तों के नीचे ही बैठे बातें कर रहे थे। 6 बजे के लगभग शारिक ने कमरे में जाकर समीना को जगा दिया। समीना ने बाहर आकर ड्रम में से पानी लेकर मुंह हाथ धोया, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। आज वो कई रोज बाद दोपहर के वक्त सोई थी। वो जब भी दोपहर को सोकर उठती थी उसके दिमाग में देर तक इसी तरह सनसनाहट सी होती रहती। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो लोग हवेली से निकले। गामा भी उनके साथ था। वो सीधे मुजंग थाने पहुंचे। शारिक ने कार थाने से चंद गज पीछे ही रोक ली। वो उन तीनों को कार में छोड़कर खुद नपे तुले कदम उठाता हुआ थाने में दाखिल हो गया। थानेदार मौजूद था। 2-3 और आदमी भी बैठे हुए थे। थानेदार ने उठकर बड़ी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। बोला, आओ आओ शारिक बाबू, तुम तो ईद का चांद ही हो गए। कहाँ गायब हो गए थे शारिक बाबू? कई रोज से नजर नहीं आए। शारिक बोला, तुम जैसे लोगों की मेहरबानी है, बाज़ औक़ात तो अपने आप से भी छुपना पड़ता है। ये कहते हुए शारिक कुर्सी पर बैठ गया। थानेदार बोला, 1 मिनट, मैं जरा इन लोगों को फारिग कर लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। थानेदार कहते हुए वहां पहले से बैठे हुए दूसरे आदमियों की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, ठीक है ख्वाजा साहब, अगर आप लोग अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका खमियाजा तो आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब मामला अदालत पर ही छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप 1-2 दिन में किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त कर लें। ख्वाजा साहब ने कहा, हम तो चाहते हैं कि बात अदालत तक पहुंचने की बजाय यहीं पर खत्म हो जाए। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था और चेहरे मोहरे से शरीफ ही लगता था। थानेदार ने कहा, दूसरी पार्टी भी बड़ी जोर वाली है ख्वाजा साहब, और फिर अगर कोई मामूली सा लड़ाई झगड़ा होता तो हम खुद ही लड़कों को डांट डपट करके मामला खत्म कर देते। आपको भी जहां आने की जहमत न करनी पड़ती। लेकिन आप जानते हैं मामला संगीन है। गोली दूसरे लड़के के पेट में लगी है जो अस्पताल में पड़ा है। अगर वो खत्म हो जाता है तो केस मजीद संगीन हो जाएगा। ख्वाजा साहब ने कहा, मैं अस्पताल से होकर आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। गोली पेट से निकाल ली गई है और लड़के की जिंदगी खतरे से बाहर है। बल्कि डॉक्टर ने तो कहा है 3-4 रोज में इसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो लड़के के बाप से मिलकर मामला तय हो सकता है। थानेदार ने कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लड़के का बाप पहले ही एसपी साहब तक पहुंच चुका है। अब मामला मेरे इख्तियार में भी नहीं है। सुबह हम आपके लड़के को अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। आप भी किसी वकील से बात कर लें। ख्वाजा साहब गहरा सांस लेते हुए उठ गए। बोले, ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ दूसरे दोनों आदमी भी उठ गए। उन्होंने थानेदार से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। शारिक ने उनके जाने के बाद सवालिया निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। बोला, क्या किस्सा है? इंस्पेक्टर ने कहा, ख्वाजा साहब इसी मोहल्ले में रहते हैं। आज दोपहर इनके बेटे का किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था। इनके बेटे अफजाल ने जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। अफजाल 10वीं क्लास में पढ़ता है। माँ बाप इतने लापरवाह हैं कि बेटे की हरकतों का इल्म नहीं, अब भागते फिर रहे हैं। खैर तुम बताओ, इतने रोज कहाँ गायब थे? शारिक बोला, शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन तुमने मेरी अदम मौजूदगी से खूब फायदा उठाया। क्यों मेरे आदमियों को परेशान कर रहे हो? इंस्पेक्टर बोला, तुम शायद गामे की बात कर रहे हो। शारिक ने कहा, हाँ। क्या तुम समझते हो कि अपने डेरे को आग उसी ने लगाई थी? और कत्ल के वो कौन से 2 केस हैं जिनका फंदा तुम उसके गले में फिट करना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराने केस हैं। शारिक ने उसे घूरा। बोला, और तुम्हें अब ख्याल आया है कि गामा इसमें फिट हो सकता है? इंस्पेक्टर ने कहा, कोई केस किसी भी वक्त रुख बदल सकता है। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बेहतर है कि इस केस का रुख एक बार फिर बदल दो। माजे गुज्जर के पीछे लगकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ कत्ल के कितने केस हैं, उसी को अपने किसी केस में फिट क्यों नहीं कर लेते? इंस्पेक्टर बोला, बात किसी को किसी केस में फिट करने की नहीं है शारिक बाबू, कानून के कुछ तकाजे होते हैं। और शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, कानून के तकाजे? ठीक है। गामा बाहर गाड़ी में बैठा है, उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर कानून के तकाजे पूरे कर लो। फिर मैं भी राबिया को अदालत में पेश करके कानून के तकाजे पूरे करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त कोई एतराज मत करना। राबिया? ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा धुआं हो गया। बोला, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? शारिक ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वो सब कुछ जानता हूँ जो उसके साथ हो चुका है, और मैं ये भी जानता हूँ कि राबिया इस वक्त कहाँ है और इस मामले में कौन कौन मुलव्विस है। इंस्पेक्टर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया।
शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। राबिया का केस कराची जाने से 2-3 रोज पहले ही उसकी नजरों में आया था, लेकिन ये बात उसने अपने सीने में छुपाए रखी थी। राबिया कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो 20-21 साल की हसीन लड़की थी। दराज कामत होने की वजह से उसके हुस्न में कुछ और इजाफा हो गया था। बाबर नामी कॉलेज के एक स्टूडेंट से उसका मौशका चल रहा था। बाबर का मामू अल्ताफ लाहौर में एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था, लेकिन बाबर ने अपने दोस्तों को ये तासुर दे रखा था कि उसका मामू उस फिल्म कंपनी का मालिक है। बाबर अक्सर लाहौर जाता रहता। हमेशा वापस आने के बाद वो राबिया को फिल्म नगरी के किस्से सुनाया करता था। राबिया फिल्म बीनी की शौकीन थी, लेकिन बाबर की बातें सुन सुनकर उसके दिल में फिल्मी अदाकारा बनने का शौक भी उभरने लगा। बाबर उसके इस जज्बे को उभारता रहता। उसने राबिया को बावर करवा दिया था कि उसमें वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जो सफ़े अव्वल की एक हीरोइन में होनी चाहिए। वो राबिया को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश भी करता रहता कि अगर वो उसके साथ लाहौर चली चले तो उसका मामू अल्ताफ उसे अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लेगा। लेकिन राबिया डरती थी। उसका ताल्लुक एक मुतवस्सित और शरीफ घराने से था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर वाले उसे कभी भी फिल्म इंडस्ट्री का रुख करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बाबर भी ये कब चाहता था कि वो माँ बाप से इजाजत लेकर जाए। वो राबिया को ये पट्टी पढ़ा रहा था कि अगर वो चुपके से घर छोड़कर चली जाए तो उसका काम बन सकता है। उसके माँ बाप को उस वक्त तक उसका पता नहीं चलेगा जब तक उसकी पहली फिल्म रिलीज ना हो जाएगी, और जब उसके घर वाले ये देखेंगे कि वो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन चुकी है तो उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। राबिया बाबर की बातों में आ गई और बिलाखिर एक रोज वो माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंदती घर की दहलीज पार कर गई। राबिया वो सारा जेवर भी ले आई थी जो माँ बाप ने पैसा जोड़ जोड़ कर उसके जहेज के लिए तैयार किया था। लाहौर पहुंचकर बाबर उसे समनाबाद में अपने एक दोस्त के यहाँ ले आया। पहला दिन खैरियत से गुजर गया। दूसरे दिन 2-3 लड़के और भी उस कोठी में आ गए। वो शक्ल सूरत से ही ओबाश लग रहे थे। बाबर ने बताया कि ये सब फिल्मी अदाकार हैं, और फिर उसी रात वो तमाम फिल्मी अदाकार राबिया को माले गनीमत समझकर उस पर टूट पड़े। राबिया चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। बाबर की मोहब्बत का पोल खुल गया। बाबर और उसके साथी 3 दिन तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलते रहे। वो चौथी रात थी जब बाबर और उसका एक साथी राबिया को लेकर बड़ी अफरा तफरी में समनाबाद वाली उस कोठी से फरार हुआ। राबिया को बाद में पता चला कि पुलिस उस कोठी पर छापा मारने वाली थी और उन लोगों को किसी तरह पता चल गया था और ये लोग राबिया को लेकर वहां से निकल गए। समनाबाद से फरार होकर वो लोग मुगलपुरे के एक मकान में आ गए। 2 दिन बाद वहां से अंगूरी बाग मुंतकिल हो गए। अब राबिया एक ऐसे आदमी के कब्जे में थी जो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लगता था। उसकी उम्र 45 के लगभग थी। वो भी कई रोज तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलता रहा। कुछ और लोग भी आकर दादे ऐश देते रहे और फिर राबिया पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि बाबर उसे 10,000 रुपए में इस शख्स के हाथ फरोख्त कर गया था। चंद रोज अंगूरी बाग में रखने के बाद राबिया को इचरे के एक बदमाश के हाथ 20,000 में फरोख्त कर दिया गया। राबिया तकरीबन 15 दिन इचरे के एक मकान में मुख्तलिफ लोगों की हवस का निशाना बनती रही। फिर मुजंग में रहने वाली रूबी नामी एक औरत ने उसे 25,000 में खरीद लिया। रूबी एक तवाइफ थी। वो खुद भी धंधा करती थी और बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। राबिया ने दूसरे दिन रूबी के मकान से भागने की कोशिश की, मगर रूबी ने उसे गली में ही पकड़ लिया। राबिया ने शोर मचा दिया। अगरचे रूबी के आदमी उसे पकड़कर दोबारा मकान में ले गए थे, लेकिन बात लोगों की नजरों में आ गई थी और इस तरह थाने तक भी इत्तला पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने अपने चंद आदमियों के साथ मकान पर छापा मारा। 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर जब मकान के बाहर निकला तो 5-6 आदमी मकान के सामने गली में जमा थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से उस लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो इंस्पेक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा, कोई मामला नहीं है, तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हो। ये इनका घरेलू मामला है। लड़की इनके यहाँ मेहमान आई हुई है। इसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं। ये लोग इसे इलाज के लिए ही यहाँ लेकर आए हैं। जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने की वजह से वो घर से निकल गई थी। लोग हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे, लेकिन जाहिर है कोई शख्स उसके मुकाबले पर नहीं आ सकता था। लेकिन उस रोज के बाद मोहल्ले के लोगों ने अक्सर उस इंस्पेक्टर को रात के वक्त सादा कपड़ों में रूबी के मकान में आते देखा था। और फिर यूं हुआ कि रूबी का एक गाहक राबिया को ले उड़ा। वो किसी जमींदार का बेटा था। राबिया उसे पसंद आ गई और वो उससे शादी करना चाहता था। रूबी ने अपने गुंडों के जरिए उस जमींदार ज़ादे को डराने धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन जमींदार ज़ादे ने धमकी दी थी कि वो राबिया को भूलकर खामोश बैठी रहे। बसूरत दीगर वो DIG से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगा। इस तरह राबिया वाला मामला वहीं पर खत्म हो गया। शारिक को ये सब कुछ सुहेल से मालूम हुआ था। वो जमींदार ज़ादा सुहेल का दोस्त था। वो राबिया को लेकर चंद घंटे उसके रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे में भी रहा। राबिया ने रो रो कर अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो जमींदार ज़ादा राबिया को लेकर चला गया था और शारिक को सुहेल से इस पूरे किस्से का पता चला था और अब वो इंस्पेक्टर को उसी राबिया के हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था।
इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। बोला, क्या तुम अपनी हद से बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो शारिक बाबू? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तुम अपने इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे और भी बहुत सी कहानियां मालूम है, लेकिन सिर्फ राबिया का एक किस्सा तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक कर सकता है। न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि इस बात का भी 100% इम्कान है कि तुम्हारे यही मातहत ये मामूली कांस्टेबल इस थाने के हवालात में तुम पर छितरोल करके तुमसे मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जरा सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। बोला, तुम बहुत ज्यादा फैल रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें भी अभी और इसी वक्त बंद कर सकता हूँ। शारिक ने कहा, तुम चाहो तो अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं थानेदार साहब। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने इस वर्दी की आड़ ले रखी है। अगर देखा जाए तो तुम्हारा जुर्म मुझसे ज्यादा संगीन है। हम दोनों ही मुजरिम हैं। ऐसी सूरत में क्या ये बेहतर न होगा कि हम एक दूसरे से ताउन करें, गैर मशरूत बराबरी की बुनियाद पर? थानेदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है शारिक बाबू, इस वक्त तो तुम बाजी जीत रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा दाव चल गया तो सारी चौकड़ी भूल जाओगे। शारिक बोला, मैं याद रखूंगा। वैसे मेरा मशवरा है कि माझे गुज्जर जैसे घटिया लोगों से दूर ही रहो, उसकी वजह से मार खा जाओगे। दोस्ती रखनी है तो हम जैसे लोगों से रखो, जो किसी आड़े वक्त में भी तुम्हारे काम आ सकते हैं, रुपए पैसे और हर लिहाज से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, राजू को जानते हो? थानेदार उछल पड़ा। राजू? कौन राजू? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुमने 3 दिन से उस बेचारे को नजरबंद कर रखा है, और वो भी माझे गुज्जर के कहने पर। छोड़ दो इस बेचारे को। थानेदार बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि राजू? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस महज एक अंदाजा है। तुम्हारे इस जुमले ने तस्दीक कर दी। माझे गुज्जर जैसे लोग तुम्हें जलील करवाते रहेंगे। हमसे दोस्ती रखो, फायदे में रहोगे। राजू को बुलाओ, मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। थानेदार के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो चंद लम्हे शारिक की तरफ देखता रहा, फिर एक कांस्टेबल को बुलाकर उसे राजू को लाने की हिदायत की। उसी लम्हे एक और कांस्टेबल दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने पहले शारिक की तरफ देखा और फिर मेज के दूसरी तरफ जाकर थानेदार के कान में सरगोशी करने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे मालूम है, तुम जाओ, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल राजू को ले आया। उसका हुलिया देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 3 दिन तक उसकी अच्छी खासी खातिर मदारत की गई थी। शारिक बोला, शुक्रिया इंस्पेक्टर। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे दोस्ती करके तुम घाटे में नहीं रहोगे। फिर वो राजू से बोला, चलो राजू। वो दोनों थाने से बाहर आ गए। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो गामा शारिक के साथ राजू को देखकर चौंक गया। गामे ने कहा, ओए राजू, तुम सरकारी मेहमान बने हुए थे और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। राजू भी पिछली सीट पर नौलखे और गामे के साथ बैठ गया। शारिक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और गाड़ी हरकत में आ गई। एक जगह शारिक ने गाड़ी रोक ली और समीना की तरफ देखते हुए बोला, समीना, तुम राजू और गामे को लेकर इकबाल टाउन वाले मकान पर चली जाओ। मैं और नौलखा चुबुर्जी क्वार्टर्स होकर आते हैं। देर हो जाए तो परेशान मत होना। वो तीनों कार से उतरकर करीब खड़ी हुई एक टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी रवाना होने के बाद शारिक भी कार को हरकत में ले आया। चुबुर्जी क्वार्टर्स तक पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे।